जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें और आज का वीडियो भी बहुत स्पेशल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज मैं बात करूंगा भारत की सामरिक सुरक्षा परिदृश्य की। इंडियन ओशन से लेकर के भारत की जो बाउंड्री है सब पर मैं बात करूंगा और भारत का जो सिक्योरिटी सिनारियो हो, जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी सिनारियो है, उसके बारे में आज डिटेल में बात करूंगा। पहला तो ये कि भारत की जो लोकेशन है वो बहुत जबरदस्त है। भारत मध्य पूर्व एशिया, मध्य एशिया, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और हिंद महासागर के बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो ताकतवर देश भी हैं, कमजोर देश भी हैं, शत्रु देश भी हैं, मित्र देश भी हैं। कई प्रकार की यहाँ वैरायटी है, क्रिटिकल बाउंड्रीज है, डिफिकल्टीज है, सेंसिटिव बाउंड्रीज है, वार जोन है। यहाँ बहुत कुछ है। भारत की सीमाओं पर कठिन युद्ध क्षेत्र है। कठिन युद्ध क्षेत्र इसलिए क्योंकि वहां लड़ाई लड़ना किसी भी फौज के लिए आसान नहीं है। बहुत मॉडराइज फौज होनी चाहिए। मैं बात करता हूँ स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा की बात करें तो सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय युद्ध क्षेत्र माना जाता है। सियाचिन इज द हाईएस्ट एक्टिव बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन। 20,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन का बैटलफील्ड है और इसका जो ग्लेशियर है 70 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत पाकिस्तान की सेनाएं कई जगह आमने सामने आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कारगिल द्रास बटालिक है। जब आप 1999 में कारगिल वार हुआ था तो ये सारे नाम चर्चित हुए थे। यहाँ युद्ध लड़ना बहुत कठिन कार्य है। और साथ में जैसे टाइगर हिल्स का मामला आया था, 4660 टाइगर हिल्स, ऐसे बहुत सारे वहां पर पहाड़ियां हैं। वहां पर ऐसे स्थान है जहां पर पहाड़ियों को चिन्हित करने के लिए फौज ने नंबर्स दे रखे हैं, उनका नाम ही नहीं पता है। बहुत सारी चीज है। यो जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज में कॉम्बिंग करना, किसी भी मुहिम को चलाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और क्रिटिकल ज्योग्राफी भी है वहां की। इसी तरह दौलत बेग ओल्डी की बात करें जो अक्साई चीन के क्षेत्र पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई पट्टी, ऊंची हवाई पट्टी, हाईएस्ट एयर स्ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड, जो 16,700 फीट पर स्थित है, ये भारत ने बनाया है दौलत बेग ओल्डी में। और ये लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में है, जिसे चीन अपना बताता है। और इस एयर स्ट्रिप में भारत का जो बड़ा हवाई जहाज है, जो प्रकार से कुरियर प्लेन है, जो टैंक को, आर्टिलरीज को, सैनिकों को, तमाम साजो सामान को लेकर के युद्ध क्षेत्र में जाता है, उस पूरे रीजन में जाता है, C-130J सुपर हरकुलिस, ये वहां पर इसको लैंड करने की कोशिश पहले बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब लगातार। और ये ग्लोब मास्टर भी वहां पर उतार दिया जाता। बहुत लंबी पट्टी नहीं, लेकिन भारत ने इस तरह से उसको डिजाइन किया है कि वहां पर हमारे बड़े हवाई जहाज भी उतर जाते हैं। गलवान भी वहीं पर है, आपने सुना ही होगा। जो 2020 में जो पेंगोंग लेक का एरिया है, जहां पर चीन भारत के साथ झड़प हुई थी और चीनियों को मारा गया था दौड़ा दौड़ा करके 1920 में, गलवान भी वही है। वह भी बड़ा डिफिकल्ट है। डोकलाम की बात करें, डोकलाम जो है भूटान और सिक्किम से लगा हुआ है। यहाँ पर 2017 में जो है चीनियों को दौड़ाया गया था, जब वो रोड बनाते हुए अंदर घुसने वाले थे। हालांकि वो क्षेत्र भूटान का था, लेकिन भारत सिक्योरिटी भूटान की भी करता है। और सिक्किम और भारत की सीमा उनके रोड बिछाने से खतरे में रहती है, इसलिए हमने उनको भी रोका। डोकलाम में भी चीन को रोका गया था। इसके अलावा तवांग है अरुणाचल प्रदेश में, उस पर भी बड़ा विवाद रहता है। वो भी एक ऐसा बैटलफील्ड है जहां पर सेना को, आर्टिलरी रेजिमेंट को या अन्य प्रकार के भारी वाहन को ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये माउंटेन एरियाज है। सिलीगुड़ी की बात करें, सिलीगुड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे चिकन नेक कहा जाता है, जो नेपाल बांग्लादेश के बीच में एक गलियारा है, जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से जोड़ने का एक ही रास्ता है, वो है सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी कॉरिडोर। और यहाँ पर नेपाल की बाउंड्री और बांग्लादेश की बाउंड्री बहुत दूर नहीं है। कुछ जगह ऐसी है जहां 8 से 10 किलोमीटर का ही फासला है, अर्थात
इस एरिया को अगर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट जो है भारत से कट जाएगा और चीन इसकी फिराक में हमेशा रहता रहा है। तो भारत में दर्रे भी बहुत हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, खैबर का मामला हो, बोलन का मामला हो, जोजिला का मामला हो, ये कश्मीर में दर्रे हैं, ये प्रोसेस हैं जहां जो युद्ध क्षेत्र रहा है, आने वाले दिनों में भी यहाँ पर युद्ध क्षेत्र लड़ा जाएगा और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हिमाचल में सिपकीला है, सिपकीला जो पॉस है वही भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीन के सीमा के नजदीक है। नाथुला, नाथुला की बात तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जनरल सगत सिंह ने यही दौड़ा करके 300 चीनियों को मारा था, ठोका था और वो तोप खाने खुलवा दिए थे। नाथुला बहुत सेंसिटिव एरिया माना जाता है। अब मैं बात करता हूँ समुद्रिक सीमा की। पोर्ट ब्लेयर जहां हमारा एक प्रकार से थिएटर कमांडर है, कमाटा आइसलैंड, कमाटा आइसलैंड में हमारा थिएटर कमांडर और 108वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड वहां पर पोस्ट की गई है। Su-30 MKI के स्क्वाड्रंस वहां पर पोस्ट किए गए हैं, सबमरीन्स भी वहां पर रहती है। ये समुद्र का एक बड़ा हिस्सा हमारा कमाटा आइसलैंड के थ्रू ऑब्जर्व होता है, सिक्योर्ड होता है। वहां पर हम बे ऑफ बंगाल से लेकर के चाइना और जितने साउथ ईस्ट एशियाई देश हैं, साउथ ईस्ट एशियाई देशों के अलावा वो जो कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और उधर का जितना भी पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का जो समुद्र है उसकी पूरी सुरक्षा यहाँ पर होती है। इसके अलावा चटगांव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चटगांव हालांकि वो बांग्लादेश का पोर्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना और भारत दोनों चाहते हैं कि चटगांव हमारे प्रभाव में रहे, फिलहाल वो स्वतंत्र है। कराची की बात करें, कराची एक प्रकार से वो वहां पर पाकिस्तानी नेवी पूरी तरह डिप्लॉय है, लेकिन कराची के ज्यादा दूर नहीं है। जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट पर उसको चीन को दे रखा है पाकिस्तान ने, और वहां पर चीन का अपना सबमरीन बेड़ा है, युद्धपोत भी है, और कहा जाता है कि चीन और पाकिस्तान एक प्रकार से वहां पर ज्वाइंट नेवी वेंचर डेवलप किए हुए हैं भारत को स्ट्रेटेजिक बैरिकेडिंग देने के लिए। और एक बड़ा लंबा हजारों किलोमीटर का जो सामुद्रिक क्षेत्र है ये भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। राजनीतिक सीमा की बात करें, प्राकृतिक सीमा की बात करें, पॉलिटिकल बाउंड्री अर्थात वो सीमाएं जो सीधे सीधे विवाद रहित हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान गुजरात से लेके पंजाब तक की सीमा हो, या नेपाल की कोई सीमा हो, बांग्लादेश की सीमा हो, म्यांमार की सीमा हो, भूटान की सीमा हो, जो सीमाएं एक दूसरे राज्य से जुड़ी हैं और विवाद रहित है वो राजनीतिक सीमा है। जिन सीमाओं पर सीमांकन नहीं हो पाया, चाहे वो कह सकते हैं कि हिमालय के जो क्रिटिकल पहाड़ियों वाला एरिया हो या फिर समुद्र का एरिया हो, इसको हम नेचुरल बाउंड्री बोलते हैं। और भारत, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, बहुत सारे पड़ोसी देश हैं और किसी के साथ हमारी नेचुरल बाउंड्री जुड़ी है, किसी के साथ पॉलिटिकल बाउंड्री जुड़ी है। भारत की प्राकृतिक विविधता बहुत है, क्योंकि हिमालय के पहाड़ भी हैं, माउंटेन रेजिमेंट की भी जरूरत आपको है, समुद्र भी है, आपको नेवी भी डेवलप बहुत बड़ी संख्या में करने की जरूरत है, आपके पास डेजर्ट भी है राजस्थान का बहुत बड़ा, आपके पास सिंधु गंगा का मैदान है, आपके पास दक्कन के पठार हैं और कश्मीर के ग्लेशियर हैं, दर्रे हैं, तराई है, पेंसिलर स्टेट्स हैं, जंगल्स हैं, बहुत वेराइटीज है। अब वेराइटी होने के कारण आपको वेराइटी ऑफ फोर्स रखनी पड़ती है, इसलिए भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्स है वेराइटी ऑफ फोर्स है। बीएसएफ का अलग है, आसाम राइफल अलग है, आईटीबीपी जो बॉर्डर काम करती है तिब्बत सीमा पे वो अलग है। बहुत प्रकार की फोर्सेस है, कोस्टल गार्ड का काम अलग है, इंटरनल जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए सीआरपीएफ अलग है, आईएसएफ अलग है, बहुत प्रकार की फोर्स है आपको। ये इसलिए क्योंकि आपके क्लाइमेट अलग है, आपकी ज्योग्राफी अलग है, आपके लैंडस्केप अलग है, आपके विभिन्न भौगोलिक विभिन्नता के कारण आपको आर्मी में भी माउंटेन डिवीजन रखनी पड़ती है, पैरासूट रखने पड़ते हैं, ग्लेशियर के लिए अलग सिस्टम बनाना पड़ता है। ये वेराइटी इसलिए क्योंकि आपके भौगोलिक विविधताएं हैं। अब मैं और बात करता हूं और क्या क्या चुनौतियां। देखिए, भारत की जो चुनौतियों की बात करें तो पहला तो एक भारत टू फ्रंट वार की चुनौती उसके सामने है, दोहरे युद्ध क्षेत्र की चुनौती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरल बिपिन रावत कहते थे कि भारत 2.5 फ्रंट वार लड़ रहा है। एक फ्रंट चीन के साथ खुला है, एक पाकिस्तान से खुला है, एक देश के अंदर है उन लोगों के साथ जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, सेना के साथ, सैनिक मुहिम के साथ, सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं और वो दुश्मन के हाथ में हाथ मिलाते हैं, उनसे भी भारत लड़ रहा है। एक प्रकार से भारत में कॉम्प्रिहेंसिव वार जोन है, विस्तृत युद्ध क्षेत्र है। और एक तरफ चीन देखिए सीपेक के माध्यम से
आर्थिक रूप से घेरने की कोशिश कर रहा है, अन्य प्रकार के स्ट्रेटेजिक बैरिकेडिंग इंडियन ओशन के थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत प्रकार के डिफरेंट वार जोन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। भारत के पास बहुत प्रकार के डिफरेंसेस वार जोन होने के कारण उसे टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए, हाइब्रिड वार के लिए, प्रॉक्सी वार, आतंकवाद पिछले कई वर्षों से भारत झेल रहा है, इन सब के लिए उसे उसी प्रकार की फोर्स डिजाइन करके, मॉडराइज फोर्स डिजाइन करके आगे बढ़ना होगा। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जैसे विकास रेजिमेंट तिब्बत पे हमने बनाया है, और हमने बहुत सारी चीजें किया हुआ है, स्पेशल फोर्स बनाया हुआ है, वो भारत को करना पड़ेगा, भारत की मजबूरी है। एक काम और करना पड़ेगा, भारत की जो डिफेंसिव पॉलिसी है इसको ऑफेंसिव करना पड़ेगा। दुनिया में हमेशा अपने क्षेत्र को सफलतापूर्वक वही सुरक्षित कर पाया है जो हमेशा हमले के लिए तैयार रहता है, जो बचाव के लिए तैयार रहता है वो अपने क्षेत्र को कभी सुरक्षित नहीं कर पाया है, हमलों का शिकार होता रहा है। इसलिए भारत को ऑफेंसिव पॉलिसी और टैक्टिकल मेजर पॉलिसी अपनाने पड़ेंगे। एक बात और मैं इसमें कोट करूंगा कि भारतीय उपमहाद्वीप का संकट कोई एक नहीं है, बहुत है। सुरक्षा की बात मैंने किया, इस पूरे रीजन में सैन्य प्रतिस्पर्धा है, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का मामला है, यहां मिलिट्री रेस चल रही है, रीजनल बैलेंस ऑफ पावर का काम चल रहा है। यहां पर चीन की बात करो, अमेरिका की बात करो, तमाम ऐसे देश हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और दक्षिण एशियाई देशों में नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लीडरशिप साउथ एशिया में, क्योंकि आज ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, और ग्लोबल साउथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अलग कभी भी उसका जो सेंटर है वो जा नहीं सकता। ना वो मिडिल ईस्ट जाएगा, ना अफ्रीका जाएगा, ना ही साउथ ईस्ट एशियाई देशों के पास जाएगा। ग्लोबल साउथ का जो पावर सेंटर है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही रहने वाला है, और इसलिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें लीडरशिप के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। पड़ोसी देशों के राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठा रहे हैं, उनकी कमजोरी का, उनकी आर्थिक दशा का लाभ उठा रहे हैं, और पड़ोस में परिवर्तन करके अपनी कठपुतली सरकार बना के वहां सत्ता का स्थानांतरण करके अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश कई महाशक्तियां कर रही हैं, खास तौर से चीन। अब भारत इसको काउंटर करने के लिए थिएटर कमांड बनाने की भी कोशिश कर रहा है। मैंने थिएटर कमांड की एक अलग से वीडियो डाला है कि भारत चाहता है कि टूथ टू टेल एक कंप्लीट कम्बैट सोल्जर सिस्टम डेवलप किया जाए जो टूथ टू टेल तक का काम करे। वो थिएटर कमांड से ही संभव है, और भारत रक्षा विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, चाहे डीआरडीओ का मामला हो, इसरो का मामला हो, एचएल का मामला हो, या बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर में है, एफडीआई है, टाटा है, रिलायंस है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। भारत का जो रक्षा निर्यात भी बढ़ रहा है, भारत की रक्षा जरूरतें भी काफी हद तक पूरी हो रही है, और भारत आने वाले दिनों में एक बड़ा एक्सपोर्टर भी बन सकता है, क्योंकि भारत पहली बार दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगा है अपने हथियारों को। आज के 10 साल पहले तो सोचा नहीं जाता था कि भारत डिफेंस का एक्सपोर्टर भी बनेगा। भारत हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा है, लेकिन अब जो परिस्थितियां बदली है, इससे भारत की रक्षा जरूरतें मैं समझता हूं आने वाले दिनों में जरूर पूरा होंगी, और हम इन समस्याओं से निपटने में भी काफी कारगर तरीके से अपने को तैयार कर पाएंगे। भारत ने एक काम और किया इस पूरे रीजन के लिए, वो किया है एक गठबंधन नीति बनाई है, एक अलायंस पॉलिसी बनाई है, क्वाड क्वाड ग्रुप, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। ये इस इंडियन पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी के लिए, यहाँ का जो सिक्योरिटी सिनारियो है, जो खास तौर से चाइना इन्फ्लुएंस से ये पूरा क्षेत्र परेशान रहता है, उसके लिए क्वाड बना हुआ है, और इससे भारत को भी लाभ होगा, इससे जापान को भी लाभ होगा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सभी के अपने हित हैं, सबको लाभ होगा, सबकी सुरक्षा जरूरतें हैं। चीन एक बड़ा देश है, आक्रामक देश है, विस्तारवादी देश है, इन्फ्लुएंसर कंट्रीज है, और वो सीधे विश्व का नेता बनने के लिए लड़ रहा है। विश्व का नेता तब बनेगा जो अपना रीजनल पावर डेवलप करके रीजनल जो कंपटीशन है उसमें सबको बाहर कर देगा, और यही खतरे का मुख्य वजह है। आने वाले समय में चीन को अगर बैलेंस देना है,
चीन को अगर रोकना है, उसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है, तो आपको इस प्रकार के अलायंस से मिलकर के काम करने पड़ेंगे। इस प्रकार की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करने पड़ेंगे। थिएटर कमांड जैसी सिस्टम बनाने पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स बनाने पड़ेंगे, फोर्स को मॉडराइज करना पड़ेगा, बॉर्डर इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, वहां का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो हो रहा है उसको और गति देनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज करनी पड़ेगी और सरकार मैं समझता हूं कर रही है। आने वाले दिनों में इसका और बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत जो राइजिंग कंट्री है वो एक विजित कंट्री के रूप में, सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित हो पाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस एपिसोड को विराम देते हैं। कल फिर किसी नए एपिसोड में बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।